हेलो फ्रेंड्स, ये हमारे पॉलिटी का अगला चैप्टर है जिसमें हम संसद का भाग 2 लेकर आए हैं। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें कि हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। ये पहले हमारी क्लास की समरी है। हमने पहली स्लाइड में क्लास की समरी लगाई हुई है ताकि इससे पता चल जाए कि हम लोग इस क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा की ओर, इसके बाद दूसरा नंबर है राज्यसभा की ओर, संसद की सदस्यता, दल बदल के आधार पर अयोग्यता और संसद सदस्यों से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ तथ्य देखेंगे। तो हम लोग पहले संसद के भाग 1 में हम लोग संसद के बारे में पढ़ चुके हैं। तो ये हमारा संसद का भाग 2 है जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक तो लोकसभा की अवधि, राज्यसभा की अवधि, संसद की सदस्यता, दल बदल के आधार पर अयोग्यता, संसद सदस्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए सदनों की अवधि, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। एक तो राज्यसभा की अवधि और लोकसभा की अवधि। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। राज्यसभा 1952 में स्थापित एक स्थायी संस्था है। तो राज्यसभा क्या है? राज्यसभा 1952 में स्थापित एक स्थायी संस्था है। इसका विघटन नहीं होता, राज्यसभा का विघटन नहीं होता, इसलिए इसको एक स्थायी संस्था कहा गया है। इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। फिर ये सीटें जो है चुनाव के द्वारा भरी जाती हैं। राष्ट्रपति हर तीसरे वर्ष की शुरुआत में मनोनयन करता है। ठीक है, सेवानिवृत्त होने एक मिनट सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य कितनी भी बार चुनाव लड़ सकते हैं या नामित हो सकते हैं, क्योंकि राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती, इसलिए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्षों का। तो हम लोग क्या देख चुके हैं? राज्यसभा के सदस्यों, हम लोगों ने समरी में देखा था कि हम लोग पहले राज्यसभा की अवधि फिर लोकसभा की अवधि पढ़ेंगे। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का। राज्यसभा एक स्थायी सदन है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है तथा राज्यसभा के सदस्य जितनी बार चाहें उतनी बार चुनाव लड़ सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं लोकसभा की अवधि के मामले में लोकसभा राज्यसभा से बिल्कुल भिन्न होती है। तो लोकसभा क्या होता है? अवधि के मामले में लोकसभा राज्यसभा से बिल्कुल भिन्न होती है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, जबकि लोकसभा समान तौर पर लोकसभा की अवधि आम चुनाव के बाद हुई पहली बैठक से 5 वर्ष के लिए होती है। ठीक है, तो लोकसभा की अवधि कितनी होती है? समान तौर पर लोकसभा की अवधि आम चुनाव के बाद हुई पहली बैठक से 5 वर्ष के लिए कितनी होती है? 5 वर्ष के लिए होती है। राष्ट्रपति को 5 साल से पहले भी किसी भी समय इसे विघटित करने का अधिकार होता है। तो राष्ट्रपति इसे 5 साल से पहले भी विघटित कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा लोकसभा की अवधि आपात की स्थिति में एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जाएगी। जब आपातकाल लगा हो तो लोकसभा की अवधि एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाई जाती है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। आगे हम लोग क्या देखेंगे? संसद की सदस्यता। तो संसद की सदस्यता के संबंध में हम लोग कुछ तथ्य देखेंगे। संसद की सदस्यता के लिए निम्नलिखित अर्हताएं निर्धारित की गई हैं। नंबर 1, उसे तो पहले तो संसद का सदस्य बनने के लिए उस व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे संसद का सदस्य चुनने के लिए चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होगी। ठीक है, राज्यसभा में स्थान के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु, जबकि लोकसभा में स्थान के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। तो राज्यसभा की सदस्यता के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? कम से कम 30 वर्ष। लोकसभा की सदस्यता के लिए कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। समझ आए? लोकसभा की सदस्यता के लिए 25 वर्ष 25 वर्ष और राज्यसभा की सदस्यता के लिए 30 वर्ष। चलिए आगे देखिए, हम आगे क्या देखें कि दल बदल के आधार पर अयोग्यता। दल बदल के आधार पर अयोग्यता के बारे में देखें। संसद के सदस्यों की जो दल बदल के आधार पर अयोग्यता होती है उसके बारे में देखेंगे। तो दल बदल के आधार पर अयोग्यता, संविधान के अनुसार यदि कोई व्यक्ति संसद की किसी सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है अगर उसे 10वीं अनुसूची के उपबंधों के अनुसार दल बदल का दोषी पाया जाता है। यदि कोई व्यक्ति 10वीं अनुसूची के उपबंधों के अनुसार दल बदल का दोषी पाया गया हो तो उसे संसद की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा। तो उपबंध क्या क्या है देख लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से राजनीतिक दल का त्याग करता है, जिस दल के लिए उसे टिकट मिली हो, जिस दल के लिए उसे चुना गया हो, अगर उस दल से वह स्वेच्छा से त्याग देता है। नंबर दूसरा क्या है? अगर कोई व्यक्ति राजनीतिक दल द्वारा दिए गए निर्देशों के विरुद्ध सदन में मतदान करता है या नहीं करता है। अगर कोई व्यक्ति राजनीतिक दल, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिस राजनीतिक दल में चुना गया है, तो उस राजनीतिक दल के विरुद्ध यदि कोई व्यक्ति मतदान करता है या उसके विरुद्ध मतदान नहीं करता है तो दोनों स्थिति में उसे दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला क्या तथ्य है? अगर निर्दलीय चुना गया व्यक्ति
कोई व्यक्ति यदि निर्दलीय चुना गया है और फिर वह राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो वो भी दल बदल के आधार पर अयोग्य होगा। अगर कोई नामित या नाम निर्देशित सदस्य 6 महीने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो भी वह दल बदल के आधार पर अयोग्य होगा। ठीक है। 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता का निपटारा कौन करता है? राज्यसभा में सभापति, लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। अब क्या कहा गया कि 1992 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि सभापति और अध्यक्ष के निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ठीक है। आगे देख लेते हैं, सभापति और अध्यक्ष की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। संसद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब संसद से संबंधित जो हमारा लास्ट टॉपिक है, संसद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो नंबर 1 पहला तथ्य क्या है? कोई व्यक्ति यदि एक समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता, कोई भी व्यक्ति हो तो वह एक समय में संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में चुन लिया गया हो तो उसे 10 दिनों के भीतर, कितने दिनों के भीतर? 10 दिनों के भीतर यह निर्णय लेना होगा कि वह किस सदन में रहना चाहता है, कि लोकसभा में रहना चाहता है कि राज्यसभा में रहना चाहता है। अगर यदि वह व्यक्ति सूचना नहीं देता कि उसे किस सदन में रहना है तो उसे लोकसभा की सीट कंफर्म कर दी जाएगी और राज्यसभा से उसकी सीट खाली कर दी जाएगी। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? अगर कोई व्यक्ति एक ही समय सदन में 2 सीटों के लिए चुन लिया जाता है, यदि कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो एक ही समय सदन में 2 सीटों में, एक ही सदन में 2 सीटों में चुन लिया जाता है तो उसे स्वेच्छा से किसी एक सीट को खाली करने का अधिकार है। यदि वह व्यक्ति स्वेच्छा से किसी एक सीट को रिक्त नहीं करता, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी एक सीट से रिक्त नहीं होता तो उसे दोनों सीटों से रिक्ति हो जाएगी उसकी। ठीक है। क्या कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति एक ही सदन में 2 सीटों पर चुना जाता है तो उसे स्वेच्छा से किसी एक सीट को खाली करने का अधिकार है, अन्यथा दोनों सीटें रिक्त हो जाएंगी। ठीक है। आगे अब संसद, वही टॉपिक है, संसद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अगला तथ्य क्या है? अगर कोई व्यक्ति एक ही समय संसद या राज्य विधानमंडल, संसद में और राज्य विधानमंडल, राज्यों में क्या होती है? राज्य विधानमंडल और केंद्र में संसद। तो अगर कोई व्यक्ति एक ही समय संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य हो जाता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति एक ही समय में संसद और राज्य विधानमंडल दोनों का सदस्य हो जाता है तो उसे 14 दिन के अंदर राज्य विधानमंडल की सीट खाली करनी होगी। किसकी सीट? राज्य विधानमंडल। कितने दिनों में? 14 दिनों के अंदर राज्य विधानमंडल की सीट खाली करनी होगी। अगर वह खाली नहीं करता तो संसद से उसकी सदस्यता रिक्त हो जाएगी। ठीक है। अगला तथ्य क्या है? राज्यसभा का सदस्य जो है, मान लीजिए कोई राज्यसभा का सदस्य वो सभापति को तथा लोकसभा के सदस्य अध्यक्ष को संबोधित त्यागपत्र दे सकते हैं। राज्यसभा का सदस्य किसको त्यागपत्र देगा? सभापति को, और लोकसभा का सदस्य अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। परंतु सभापति या लोकसभा अध्यक्ष त्यागपत्र को स्वीकार और अस्वीकार कर सकते हैं। परंतु यदि चाहे तो सभापति या लोकसभा अध्यक्ष त्यागपत्र को स्वीकार करे या चाहे स्वीकार ना करे। ठीक है। वह यह भी देखते हैं कि यह त्यागपत्र जो दिया गया है स्वेच्छा से दिया गया है या किसी के दबाव में आकर दिया गया, यानी कि त्यागपत्र वास्तविक है या नहीं। यदि वास्तविक है तो सभापति और लोकसभा अध्यक्ष त्यागपत्र को स्वीकार कर लेंगे। यदि उन्हें लगा कि वास्तविक नहीं है तो वह त्यागपत्र को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब आगे देखिए, यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है, कोई सदस्य है जो सदन की अनुमति के बिना 60 दिन से अधिक अवधि के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो उसका सदन पद रिक्त हो जाएगा। 60 दिन की अवधि के लिए यदि सदन को बिना बताए अनुपस्थित रहता है तो उसका पद रिक्त घोषित हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? ये 60 है। 60 दिनों की अवधि, मान लीजिए जो 60 दिन कहा गया, तो 60 दिनों की अवधि की गणना में सदन के स्थगन, जो भी सदन का स्थगन होगा और सदन की सत्रावसान होगी, सदन के स्थगन और सत्रावसान की जो लगातार 4 दिनों की अवधि होगी उसको 60 दिनों की अवधि में काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया? चलिए आगे देख लेते हैं। सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अब सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान यानी कि लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। संसद के सभी सदस्य अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उसकी, यहाँ पे राष्ट्रपति या है,
संसद के सभी सदस्य अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति, किसको, राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेते हैं। किसके समक्ष? संसद के सदस्यों को शपथ या प्रतिज्ञान कौन दिलाता है? राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। अब इसमें शपथ में क्या शपथ लेते हैं ये देख लीजिए। तो नंबर 1, भारत के संविधान में सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। भारत के संविधान में सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा। कर्तव्यों की श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। संसद सदस्यों के वेतन भत्ते। संसद की सभी सदनों के सदस्यों को संसद द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ते लेने का अधिकार है। तो संसद के सदस्यों को वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? संसद निर्धारित करता है। संसद के सभी सदनों के, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, इनके सदस्यों के वेतन और भत्ते संसद निर्धारित करती है। लोकसभा अध्यक्ष व राज्यसभा के सभापति के वेतन व भत्ते संसद निर्धारित करती है। इनके भी वेतन, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के वेतन भी संसद निर्धारित करती है। और वह वेतन और भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं? भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। कहाँ से? भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे समाप्त हुआ। अगर हमारा वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।